न्यू आदर्श क्लासेस यूट्यूब चैनल की ओर से मैं संतोष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों ज्योग्राफी से संबंधित 50 प्रश्न है ना, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसमें टोटल 30 प्रश्न हम लोग हल करेंगे दोस्तों, है ना। आप लोग वीडियो में अंत तक बने हैं और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, है ना। आप लोग वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकूं। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि भारत के संदर्भ में, है ना, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन से सही है। ठीक है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। पहला कथन है क्या, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो ये दोस्तों गलत है ना। भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है ना। दूसरा है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। विश्व में पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% क्षेत्रफल भारत का है। ये कथन तो दोस्तों सही है। दूसरा है तो तीसरा है दोस्तों, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये भी सही दोस्तों, कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और ये 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। तो नहीं दोस्तों, ये तो पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि अब देखेंगे तो ग्लोब पे जब आप देखेंगे तो 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, है ना। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की रेखा को जो है हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। लेकिन भारत का जो विस्तार है दोस्तों वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। तो यहाँ तो 23 डिग्री 23 मिनट तक ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना। इसके बाद के क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या है, तो वो है आपका 2 और 3। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 2 और 3। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 2 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के बारे में सही है, क्या है, सही है। ठीक है, तो भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। तो ये तो दोस्तों गलत है। अभी मैंने आपको बताया कि भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है, बड़ा देश है। वहीं अगर जनसंख्या की बात किया जाए दोस्तों तो जनसंख्या की दृष्टि से जनगणना 2011 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के आधार पर दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। दूसरा है दोस्तों कि यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत करता है। सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, तो ये गलत है। चौथा है दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग करके भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये सही है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है कि भारत से 6 देश जो है बड़े हैं और भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। तो भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देश तो आप देखेंगे रूस हो जाएगा आपका, है ना। दूसरा आपका कनाडा हो जाएगा, रूस हो गया, कनाडा हो गया। तीसरा आपका हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। चौथा हो जाएगा आपको चाइना, है ना। 5वां हो जाएगा आपका दोस्तों ब्राज़ील। 5वां क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। और छठा हो जाएगा आपको क्या, ऑस्ट्रेलिया। ये भारत से बड़े देश है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो अगर इस प्रश्न का सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 2 सही था और 4 सही था। तो इसका सही जवाब होगा 2 और 4 सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न और इसमें कहा गया है कि भारत का क्षेत्रफल जो है संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी डैश दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखते हैं दोस्तों 4 ऑप्शन में क्या है। संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, यानी जनसंख्या पूछ रहा है कि भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, तो इसकी जनसंख्या क्या है। तो भारत की जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो वो है 7.5%। अब देखिए कि इसके समतुल्य कौन है, 17%, 18%, 18%। तो इसको जो है दोस्तों सही जवाब होगा, है ना, लगभग में देखें तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 4 नंबर प्रश्न और इसमें दिया गया है कि भारत में लगभग कितने गांव हैं। गांव पूछा गया है, क्या पूछा गया है, गांव। भारत में गांवों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दिया गया आपको 5 लाख, 20, 6 लाख, 30 हज़ार। सी है दोस्तों 8 लाख और डी है कोई नहीं।
इस प्रश्न का जो उत्तर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत में कुल कितने गांव स्थित है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि भारत में जो टोटल गांव है उसकी संख्या है 6,40,932। कितना है? 6,40,932। भारत में गाँव की संख्या कितना है? 6,40,932, है ना। दोस्तों आपको ये इंडिया का मैप दिया गया है। इस मैप की सहायता से आप लोग जो है हमें तटीय राज्यों की नाम बताएं। ठीक है, यहाँ पे नाम दिया गया है। तो ये जो समुद्री तटीय राज्य है उसका नाम आप लोग को बताना है, तो वो कौन कौन से राज्य है ना। इसे आप लोग देखें और देखने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन से राज्य जो है समुद्री तटीय राज्य है या जल के साथ अपना सीमा बनाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न, और इसमें दोस्तों कहा गया है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, गलत पहचानना है। क्या पहचानना है दोस्तों? हमें गलत पहचानना है। ठीक है, प्रश्न में इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम जानते हुए भी सही गलत बना देते हैं, है ना। तो उसकी वजह क्या है कि हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, है ना। कि कौन सा यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछा गया है प्रश्न में कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, अर्थात गलत पूछा गया है ना। तो चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है दोस्तों 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो क्या आप बता सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है भारत का क्षेत्रफल? तो लगभग में 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो ये दोस्तों सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार दिया गया है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये भी सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार दिया गया है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भी सही है। अब भारत में राज्यों की संख्या दोस्तों 26 है। तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या कितना है? 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है दोस्तों? 8 है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न, है ना। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। और अधिकांश एग्जाम में कर्क रेखा से एक प्रश्न होता ही होता है। तो आप लोग इसको अच्छी से याद कर लें, है ना, कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा जो है भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है ना। कभी कभी तो दोस्तों प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि कौन से राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है और कौन से राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी दोस्तों आपसे उससे कर्क रेखा से संबंधित नदी से प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखें, है ना, ताकि प्रश्न एग्जाम में पूछे जाए तो मिस ना करें, है ना। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? क्या उड़ीसा से होकर गुजरती है, बिहार के झारखंड से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक मैं आप लोग को बताता हूं कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है ना। तो चलिए आप लोग देखें, यहाँ पे मैप दिया गया है। तो कर्क रेखा दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है दोस्तों गुजरात है ना। तो कर्क रेखा गुजरात से होकर गुजरती है। दूसरा यहाँ देखेंगे ये राजस्थान है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर देखेंगे ये मध्य प्रदेश है। चौथा देखेंगे यहाँ दोस्तों छत्तीसगढ़ है। पाँचवा देखेंगे यहाँ, तो ये दोस्तों आपका झारखंड है। क्या है? झारखंड। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और ये तो दोस्तों बांग्लादेश है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको त्रिपुरा हो जाएगा 7वां। और 8वां राज्य जो है क्या हो जाएगा आपका? त्रिपुरा के बाद कौन सा? मिजोरम हो जाएगा। 8वां राज्य जो है आपका मिजोरम है। आप लोग मेरे साथ बोले, आपको याद हो जाएगा कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। पहला नंबर दोस्तों क्या होगा? गुजरात, है ना। सबसे पहले जो है कर्क रेखा गुजरात से होकर गुजरती है। दूसरा है दोस्तों राजस्थान, और राजस्थान से बहुत कम एरिया से गुजरती है ना। राजस्थान। तीसरा है दोस्तों मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। अगर चौथे राज्य की बात करें तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश के बाद क्या है? छत्तीसगढ़। पांचवा क्या हो जाएगा दोस्तों? पांचवा हो जाएगा झारखंड, है ना, जो कि बिहार से अलग होकर बना है। छठा हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। सातवां हो जाएगा क्या? त्रिपुरा। और दोस्तों एक बच गया 8वां।
8वां हो जाएगा क्या, मिजोरम। यानी कि कर्क रेखा जो है दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से, है ना। तो इस प्रश्न में अगर दोस्तों देखेंगे तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, है ना। पहले बिहार से होकर गुजरती थी, लेकिन जब झारखंड राज्य जो है बिहार से अलग हो गया तो अब ये झारखंड से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ये प्रश्न आपका यहाँ पे जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कर्क रेखा जो है कौन सा राज्य जो है भारत कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, तो यहाँ उड़ीसा है। अब क्या कहेंगे कि उड़ीसा जो है कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है या दक्षिण में। तो इस मैप में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उड़ीसा कहाँ है ना, है ना। तो उड़ीसा दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा जो है कर्क रेखा के क्या है, दक्षिण में है, तो ये तो आपको दक्षिण में हो जाएगा। अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात किया जाता है तो उत्तर प्रदेश कहाँ हो जाएगा, उत्तर में है, कर्क रेखा के उत्तर में है। वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात हो जाती दोस्तों तो आंध्र प्रदेश भी कर्क रेखा के कहाँ स्थित है, दक्षिण में अवस्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। देखिए जिस प्रकार का प्रश्न मैंने आप लोग को बताया है, आप लोग यहाँ से कमेंट बॉक्स में यहाँ से आंसर बताएं। मैं जब तक बताता हूँ कि कर्क रेखा जो है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, आप लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे तो चीज़ें आपको भी क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो मेरे साथ आप लोग भी याद करेंगे। पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, गुजरात राजस्थान, तीसरा हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, चौथा हो जाएगा दोस्तों आपको क्या, छत्तीसगढ़, पांचवा हो जाएगा क्या, तो आपका हो जाएगा झारखंड, छठा हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल, सातवां हो जाएगा क्या, त्रिपुरा, आठवां हो जाएगा क्या, मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखना है दोस्तों कि यहाँ पूछा गया है कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। आपका ऑप्शन दिया गया है झारखंड। तो झारखंड तो दोस्तों झारखंड से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो ये उत्तर दक्षिण में इसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है। दूसरा है दोस्तों मणिपुर को छोड़ते हैं, मिजोरम, तो मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, तो इसे छोड़ देते हैं। अब मणिपुर को देखेंगे तो कर्क रेखा जो है दोस्तों यहाँ से गुजरती है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ झारखंड होते हुए त्रिपुरा मिजोरम होते निकल जाती है। और जबकि देखेंगे आप मणिपुर को तो मणिपुर यहाँ पे है ना, ये है आपका मणिपुर, तो मणिपुर इसके उत्तर में हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा है निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी नदियाँ कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। कर्क रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है। ऑप्शन दिया गया आपको, ए है माही, बी चंबल, सी है दोस्तों नर्मदा, और डी है आपका क्या, डी है आपका कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, माही। अब माही की बात करें तो माही नदी का उद्गम जो है दोस्तों ये होता है कहाँ से, तो मध्य प्रदेश से। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से होता है। और जब ये नदी मध्य प्रदेश से निकलती है तो राजस्थान और गुजरात से प्रवाहित होते हुए क्या होती है, खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में जो है मिल जाती है, ठीक है। तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, या 2 बार पार करती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 9 नंबर, और इसमें है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये है मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार का लगभग 30 डिग्री है, तो ये सही है दोस्तों। दूसरा है, क्यों सही है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। तो अगर आप देखेंगे अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे दोस्तों, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। आप लोग इसको माइनस करके देखें, ठीक है। जब माइनस करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 29 डिग्री 2 मिनट का अंतर है ना। जब 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट को घटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अंतर कितने डिग्री का है, 29 डिग्री 2 मिनट का। अब देशांतरीय विस्तार की बात करें दोस्तों, तो देशांतरीय विस्तार है भारत का 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। अब जब दोस्तों इसको माइनस करेंगे आप लोग तो आपको पता चलेगा कि
इसके बीच जो अंतर है 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर है। ठीक है, 29 डिग्री 18 मिनट। जब 29 डिग्री 2 मिनट और 29 डिग्री 18 मिनट है दोस्तों, इसको हम लगभग में 30 डिग्री मान सकते हैं, है ना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 तो सही है। दूसरा है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर है। ये दोस्तों गलत है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच जो है जो दोस्तों 2.5 घंटे का अंतर नहीं है, वो है दोस्तों लगभग 2 घंटे का अंतर है। लगभग कितना है? 2 घंटा का। अगर एक्यूरेट टाइम माने तो एक्यूरेट टाइम है दोस्तों 117 मिनट, 117 मिनट 12 सेकेंड, है ना। 117 मिनट 12 सेकेंड का अंतर है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच। तीसरा है दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक देशांतर रेखा है। ये दोस्तों सही है। मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है। सही है ना। तो इसमें क्या कह रहा है? सही उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 1, 3 और 4 हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न, और 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, जब भारतीय मानक समय में के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि, अर्धरात्रि का मतलब है रात के कितने बजे हैं? 12 बजे है, रात के 12 बजे है। एक स्थान पर सुबह के 6 बजे है। एक स्थान पर क्या बजा है? सुबह के 6 बजे है, सुबह के 6 बजे है। ठीक है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जिस स्थान पर सुबह के 6 बजे है ना, क्या वो स्थान जो है इस स्थान के पूरब में होंगे, यानी भारतीय मानक जो समय रेखा है उसके पूरब में अवस्थित होंगे या पश्चिम में अवस्थित होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये देखना है कि ये जो सुबह का 6 बजा है ना, तो ये जो है भारतीय मानक समय पर जो समय हुआ है उससे आगे है, माने कि आगे है या पीछे है। तो हम देख रहे हैं कि जो है भारतीय मानक समय की यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, यानी रात के 12 बजे है। तो उसी समय दूसरे स्थान पर सुबह के 6 बजे है, इसका मतलब आगे है। तो जब आगे है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है भारतीय मानक समय रेखा के पूरब में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? पूर्वी दिशा में, पूरब दिशा में अवस्थित है। सबसे पहले तो हम ये जान लिए कि किस दिशा में अवस्थित है? पूर्व दिशा में अवस्थित है। अच्छा, जब पूर्व दिशा में अवस्थित है दोस्तों तो कितने घंटे आगे हैं? तो 12 बजे में 12 बजे से 6 बजे के बीच आप देखेंगे डिफरेंस, तो 6 घंटे का डिफरेंस आपको दिखेगा। अब 6 घंटे में दोस्तों जो है कितने मिनट हो जाएगा? तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 6 घंटे में 6 गुना 60 360 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जानते हैं 1 डिग्री देशांतर का मतलब है 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर का मतलब कितना है? 4 मिनट। तो 360 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा? तो 360 डिग्री का मतलब मिनट का मतलब होगा दोस्तों 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया। अब उस स्थान की अवस्थिति पूछ रहा है तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसकी जो है अवस्थिति, ये तो 90 डिग्री आगे हो गया दोस्तों, भारतीय मानक समय से 90 डिग्री आगे हो गया। लेकिन उस स्थान का हमें अवस्थिति ज्ञात करना है। तो अवस्थिति कैसे ज्ञात करेंगे? तो भारत का जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट, उसमें हम क्या करेंगे? 90 डिग्री को जोड़ देंगे, है ना। जोड़ने पर दोस्तों जो आपका योगफल आएगा वही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे जोड़कर तो आएगा इसका सही जवाब 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये दोस्तों आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझने वाली क्वेश्चन है ना। अगर आप इसे समझ गए होंगे तो इस टाइप का जो भी प्रश्न होगा आप आसानी से उसे हल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया दोस्तों कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालांगू के समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो लगभग 2 घंटे का अंतर होता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपको बी। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एक फिगर दिया गया है, और इस फिगर में जो है दोस्तों भारत का मानक समय रेखा दर्शाया गया है। ठीक है, भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है ना। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर जो गुजरती है, तो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो पहला तो हो गया दोस्तों उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया दोस्तों मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश, है ना। इन 5 राज्यों से है भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। और भारतीय मानक समय रेखा जो है इसको कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, मध्याह्न माने 12 बजे हैं, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? पिछला प्रश्न दोस्तों हमने आपको बताया है। ठीक है,
अब कह रहा है भारतीय मानक समय पर कितने बज रहा है, 12 बज रहा है। तो भारतीय मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट। तो 82 डिग्री 30 मिनट है, वहाँ बज रहा है दोस्तों कितना, तो 12 बज रहा है। अब 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पूछ रहा है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पूछ रहा है, तो हम पहले इसका अंतर निकाल लेंगे 120 डिग्री और 82.5 डिग्री का। तो चलिए अंतर निकालिए, 120 डिग्री और 82 डिग्री 30 मिनट को माइनस कीजिएगा, यहाँ तो 30 मिनट बच जाएगा दोस्तों, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 2 घटेगा तो कितना, 7 हो जाएगा, यहाँ 11 में से 8 घटेगा 3, यानी 37 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब 37 डिग्री 3 मिनट दोस्तों इसका अंतर आ गया। तो हमें निकालना है उसकी अवस्थिति, ये समय निकालना है, कुछ समय कितना होगा, तो 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है दोस्तों 4 मिनट, 4 मिनट होता है। तो 37 डिग्री 30 मिनट का देशांतर कितना हो जाएगा ना, तो इसको चलिए 4 से गुना कर लेते हैं। जब 4 से गुना करेंगे तो आप देखेंगे 4 7 28 और 4 3 12 2 14, 148 और 30 सेकंड को 4 से गुना करेंगे तो 2 मिनट और, तो लगभग दोस्तों लगभग क्या 150 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 मिनट हो जाएगा। अब दोस्तों 12 बजे जो है ना, भारतीय मानक समय पर कितना बजा था, 12, और उससे इतना आगे है तो मिनट को 150 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 4 दूनी 20, 2 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 घंटा 30 मिनट, तो 2 घंटा 30 मिनट आगे है, जोड़ दीजिए इसको, तो 12 2 14, अब बज के 30 मिनट। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों कि भारतीय मानक समय की जो याम्योत्तर नहीं गुजरती है, मैंने कहाँ से जो है भारतीय मानक समय का याम्योत्तर रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो भारत की मानक समय रेखा है ना, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है, और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश 1 नंबर में, दूसरा है दोस्तों मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और 5वां है आंध्र प्रदेश। तो कह रहा है किससे होकर नहीं गुजरती है, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो महाराष्ट्र है दोस्तों इससे होकर नहीं गुजरती है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में अंतर पाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 5.5 घंटा। अब यहाँ प्लस माइनस का क्या झेल है, तो चूंकि दोस्तों भारत जो है ना, भारतीय मानक समय जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच माध्य समय के पूर्व में अवस्थित है। तो ये जो प्लस चिन्ह है वो आपको आगे का समय दिखाता है, यानी जो पूर्व दिशा में मतलब आगे है, और जो पश्चिम दिशा में है वो कहाँ है, पीछे है। तो पीछे के समय को माइनस से डिनोट किया जाता है और आगे के समय को प्लस से दिखाया जाता है। जिससे मान के चलिए कि अभी जो है 12 बजे का समय है, ठीक है, और उसी समय किसी स्थान पे बज रहा है कितना, तो 12 5 17 कह दे, है ना, 17 बज गया, और उसी समय कहीं बज रहा है कितना, 7 बज रहा है ना। तो यहाँ पे के लिए हम -5 घंटा दिखाएंगे और यहाँ के लिए +5 घंटा दिखाएंगे, बस यही अंतर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। ऑप्शन है ए बुंदेलखंड, बी बघेलखंड, सी मालवा, डी कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आप लोग को जैसा कि पिछले प्रश्न में बताया है ना, कि भारत के जो राज्य हैं वो उनके 8 राज्यों से केंद्र शासित ये कर्क रेखा जो है दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। वहीं दोस्तों अगर बात किया जाए भारतीय मानक समय रेखा के, तो ये भी दोस्तों 5 राज्यों से होकर गुजरती है ना। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। और 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा, ये जो कर्क रेखा है और ये जो भारतीय मानक समय रेखा है वो एक दूसरे को दोस्तों छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में जो है एक दूसरे को काटती है, ठीक है। तो जो जहाँ काटती है दोस्तों वहाँ एक पठार स्थित है और उसका नाम है बघेलखंड, है ना। तो बघेलखंड में जो है एक दूसरे को काटती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु यानी कि साउदर्न पॉइंट है। ऑप्शन है ए कन्याकुमारी, बी रामेश्वरम, सी इंदिरा पॉइंट और डी पॉइंट कालीमेर पर। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जब तक आप कमेंट बॉक्स में बताएं तब तक मैं आपको अन्य पॉइंट बता दूं। यहाँ दोस्तों देखेंगे तो यहाँ भारत का मैप दिया गया है और इसमें जो है भारत के दूरस्थ बिंदु को दर्शाया गया है। तो अगर यहाँ पे हम लोग भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो जो उत्तरी बिंदु है वो उसका नाम है इंदिरा कौल,
और ये अब दोस्तों लद्दाख के सियाचिन में अवस्थित है ना, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, उसके सियाचिन में अवस्थित है। दूसरा दोस्तों अगर दक्षिणी भाग की बात करें तो मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग बिंदु जो है कन्याकुमारी पड़ता है और ये तमिलनाडु पर है, तमिलनाडु में अवस्थित है। वहीं दोस्तों अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में अवस्थित है और उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। अब दोस्तों भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की अगर बात करें तो वो है दोस्तों किवीथू, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कभी कभी ऑप्शन में आप लोग को बालांगू भी देखने को मिलेगा, है ना, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। और अगर पश्चिमी बिंदु की बात करें, सबसे पश्चिमी बिंदु, तो सबसे पश्चिमी बिंदु है दोस्तों गुहारमुखी और ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात इंदिरा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, है ना। तो इस प्रश्न में आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, यहाँ पे आपको अरब सागर, यहाँ जो है आपको क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी है, इधर आपको अरब सागर है और नीचे यहाँ पे आपको क्या है, हिंद महासागर है ना। ये तीनों महासागर जो है आपको कन्याकुमारी में मिलती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, अर्थात कन्याकुमारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। पहला कथन दिया गया है असम, भूटान, बांग्लादेश की सीमा पर लगा हुआ है। दूसरा है दोस्तों पश्चिम बंगाल, बंगाल जो है भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। तीसरा है दोस्तों मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। यानी 3 राज्य दिए गए हैं और उनका अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिया गया है। तो चलिए आपको मैप के माध्यम से हम दिखाते हैं चीज़ों को। चलिए अब ये है दोस्तों आपको भारत का मैप और सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रश्न में जो है दिया गया था आपका क्या, पश्चिम बंगाल। क्या प्रश्न में दिया गया दोस्तों, पश्चिम बंगाल दिया गया है और इस प्रश्न में पूछ रहा है असम दिया गया है, पश्चिम बंगाल दिया गया है और मिजोरम दिया गया है। चलिए असम को देखते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये है आपका असम और पूछ रहा है कि क्या असम की सीमा जो है भूटान और बांग्लादेश के साथ लगती है। तो आप यहाँ देखेंगे ये भूटान है, तो कहेंगे जी सर असम की सीमा जो है भूटान के साथ लगती है। अब दोस्तों ये पूरा जो सीमा है ये पूरा जो सीमा है ये तो असम का ही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप बांग्लादेश के साथ भी लग रहा है। तो असम की सीमा जो है भूटान और बांग्लादेश के साथ लगती है ना। असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश के साथ लगती है, ये तो सही हो गया। अब दूसरा है पश्चिम बंगाल। तो क्या पश्चिम बंगाल की सीमा जो है भूटान तथा नेपाल के साथ लगती है। तो पश्चिम बंगाल देखेंगे दोस्तों तो आपको ये पश्चिम बंगाल है। पहला तो दोस्तों सही हो गया आपका। दूसरा है पश्चिम बंगाल। तो जब पश्चिम बंगाल देखेंगे तो यहाँ से इस तरह से जाती है और यह भूटान के साथ लगती है ना। तो पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान के साथ तो लगती है। और देखना है दोस्तों नेपाल। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये सारी जो सीमा है दोस्तों ये तो पश्चिम बंगाल की है और यहाँ पे नेपाल से भी लग रही है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है भूटान और नेपाल के साथ भी लगती है, ये भी सही है, ठीक है। और तीसरा था दोस्तों मिजोरम। अब मिजोरम का पूछ रहा था कि क्या बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं के साथ सीमा लगती है। तो मिजोरम को ढूंढेंगे आप मैप में तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मिजोरम है, ठीक है। अब मिजोरम की सीमा जो है यहाँ म्यांमार के साथ भी लगता है और यहाँ बांग्लादेश के साथ भी लगता है। तो आप प्रश्न देखें दोस्तों तीनों का तीनों सही है ना। तीनों क्या है, सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों, है ना, असम की सीमा आपको भूटान तथा बांग्लादेश के साथ लगती है, सही है। दूसरा जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, सही है। तीसरा है दोस्तों मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के लगा हुआ है, सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सभी सही है ना, सभी सही है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 19 नंबर प्रश्न और इसमें जो है कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो आप बांग्लादेश यहाँ है, देखिए किसकी सीमा नहीं लग रही है। मेघालय देखिए, मेघालय कहाँ है दोस्तों, तो शिलोंग, ये बांग्लादेश की सीमा लग रही है। त्रिपुरा देखिए कहाँ पे है, तो त्रिपुरा का अगरतला यह है, यहाँ तो त्रिपुरा का भी लग रहा है। मणिपुर कहाँ है दोस्तों, यहाँ है, तो मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। मिजोरम देखिए तो मिजोरम यह है, मिजोरम का सीमा बांग्लादेश के साथ लग रही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिखाते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है ना। अभी यहाँ देखिए दोस्तों है भूटान, ये भूटान है। अब पूछ रहा है किस देश की सीमा जो है भूटान के साथ नहीं लगता है। ऑप्शन दिया गया है सिक्किम, तो ये है आपकी सिक्किम। तो सिक्किम की सीमा भूटान के साथ लगी है ना, तो ये तो लगी। दूसरा है दोस्तों मेघालय।
अब मेघालय की राजधानी शिलांग, तो ये हो गया आपका मेघालय, है ना। तो क्या मेघालय की जो है सीमा जो है भूटान के साथ लगती है? तो मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। तीसरा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, तो बगले में तो भूटान है, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान के साथ लगती है। चौथा है दोस्तों पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की सीमा ये है, और देखेंगे कि पश्चिम बंगाल इस तरह से जाती है और यहाँ भूटान के साथ लगती है ना। तो इस प्रकार जो हमारा सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों 21। इसमें कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ लंबी स्थलीय सीमा है? लंबी स्थलीय सीमा है, ऑप्शन दिया गया आपका ए चीन, बी नेपाल, सी पाकिस्तान और डी बांग्लादेश, है ना। इस तरह का प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो आप लोग बताएं कि इस प्रश्न का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा जो है सर्वाधिक सीमा भारत के साथ लगती है, और अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो 4096.7 वर्ग किलोमीटर, है ना। किलोमीटर 4096.7 किलोमीटर जो है बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। वहीं अगर चीन की बात करें दोस्तों तो चीन के साथ जो है भारत की सीमा 3448 किलोमीटर की सीमा जो है भारत के साथ लगती है। वहीं अगर दोस्तों नेपाल की बात किया जाए तो नेपाल की सीमा जो है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर सीमा जो है भारत के साथ लगती है। अगर पाकिस्तान की बात किया जाए दोस्तों तो पाकिस्तान की भी सीमा जो है 3323 किलोमीटर की सीमा जो है भारत के साथ शेयर करता है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। दोस्तों अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें दोस्तों तो भी इधर मैंने देखा है कि जितने भी इधर एग्जाम हो रहे हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा से एक प्रश्न जो है अवश्य रहता है। तो आप लोग जितनी भी सीमाएं हैं उसे आप लोग याद रखें, सारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को याद रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेंगे और आप आसानी से बना पाएंगे, है ना। तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, मैगी नॉट रेखा या रेड क्लिफ रेखा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ रेखा। क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ रेखा। अब दोस्तों यहाँ पे अन्य 3 रेखाएं दी गई है ना, उसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि डुरंड रेखा जो है किन किन देशों के बीच अवस्थित है, मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच अवस्थित है। अब दोस्तों मैकमोहन रेखा की बात करें तो मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण है वो हुआ था दोस्तों वर्ष 1914 ईस्वी में। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। और ये किन किन देशों के बीच में है दोस्तों? तो मैकमोहन रेखा जो है आपको भारत और चीन के बीच में अवस्थित है ना। किन देशों के बीच में है? तो भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में जो है मैकमोहन रेखा अवस्थित है, ठीक है। और इसका निर्धारण जो है किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है मैकमोहन के द्वारा, सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा जो है इस रेखा का निर्धारण किया गया है। अगर डुरंड रेखा की बात करें दोस्तों तो डुरंड रेखा जो है किन 2 देशों के बीच अवस्थित है? तो ये है दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच। डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच अवस्थित है, ठीक है। और इस रेखा को वर्ष 1893 ईस्वी में, किस वर्ष? 1893 ईस्वी में ब्रिटिश भारत सरकार के सचिव मोर्टिमर डुरंड द्वारा जो है निर्मित किया गया था, ठीक है। अब बच गया दोस्तों एक रेखा जिसे हम लोग मैगी नॉट रेखा जो है यहाँ पे दिया गया है। अब आप लोग को बताना है कि मैगी नॉट रेखा जो है किन देशों के बीच अवस्थित है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 23 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन दिया गया है ए सिक्किम एवं चीन, बी अरुणाचल प्रदेश एवं चीन, सी उत्तराखंड एवं चीन और डी हिमाचल प्रदेश एवं चीन। इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या होगा? मैकमोहन रेखा जो है किन किन के बीच में अवस्थित है? इस प्रश्न का जो है सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, है ना। अभी मैंने आपको बताया है कि मैकमोहन रेखा जो है भारत और किसके बीच? चीन के बीच अवस्थित है। तो भारत की किस राज्य के मध्य, इसे भी तो आपको बताना होगा दोस्तों, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, है ना, अर्थात अरुणाचल प्रदेश एवं चीन के बीच अवस्थित है। और इसका निर्धारण जो है कब किया गया था? तो इसके निर्धारण की बात अगर किया जाए दोस्तों तो वो किया गया था 3 जुलाई 1914 ईस्वी को, 3 जुलाई 1914 ईस्वी को शिमला कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद निर्धारित किया गया था। और यह रेखा जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश एवं चीन के दक्षिण पूर्वी सीमा का सीमांकन करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप
मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं जुरैसिक भूखंड, आर्यवर्त, इंडियन या गोंडवाना लैंड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गोंडवाना लैंड का भाग था। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों से में विभाजित है। ऑप्शन है ए 4, बी है दोस्तों 7, सी है 6, है ना, और डी है आपको 8। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4। अब अगर आप चाहें कि चारों प्रदेश का जरा हमें नाम बता दीजिए सर, तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। सबसे पहले है दोस्तों उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है दोस्तों विशाल मैदान, विशाल मैदान। और तीसरा है आपका प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा है दोस्तों तट एवं द्वीप, तट एवं द्वीप। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है केरल का कुट्टानाद प्रसिद्ध है। ऑप्शन है ए मीठे पानी की झील के लिए, बी है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए, इसके बाद है दोस्तों सी एक प्रवाल द्वीप के लिए, और डी भारत के सबसे पश्चिम बिंदु में स्थित बिंदु के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र और मध्य भारत क्षेत्र। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात सिंधु क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कौन सा जिला जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, धारवाड़ भूस्तरीय वाला रचना नहीं है। मुंगेर है, रोहतास है, जम्मू है और नवादा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात रोहतास। अब धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जो है दोस्तों आप देखेंगे तो बिहार का जो दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है ना, उसमें जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है। और जो दोस्तों दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है उसमें आप देखेंगे तो विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि रोहतास में विंध्यन क्रम की चट्टान पाई जाएगी, है ना, न कि धारवाड़ क्रम की। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 29 नंबर, और इसमें कह रहा है कि कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। विंध्यन है, कुडप्पा है, धारवाड़ है, गोंडवाना है। तो इस प्रश्न का दोस्तों जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी है शिवालिक, निम्न हिमालय, बृहत हिमालय या धौलाधर श्रेणी है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बृहत हिमालय, है ना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा हो, है ना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों आप अपना राय जरूर दें कि आपको वीडियो जो है पसंद आया या नहीं आया। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।